हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं सोनांशु और आज हम एमओपी का जो फर्स्ट चैप्टर है द मॉडर्न ऑफिस उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। ये वीडियो पार्ट 1 जो है इस ट्यूटोरियल का, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप लोगों ने वो चेकआउट नहीं किया है तो आप पहले जाके वो देख लीजिए, बिकॉज आपके लिए ये सब्जेक्ट जो है बिल्कुल नया है और उसका जो बेसिक फंडामेंटल है कि एमओपी क्या है वो पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इट्स बेटर कि आप पहले उसे देख लीजिए और फिर ये वाला जो पार्ट है वो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और अगर आपने ये फर्स्ट पार्ट जो है वो देख लिया है तो चलिए देर नहीं करेंगे और फटाफट से लेट्स जंप इनटू पार्ट 2 विच इज एमओपी चैप्टर नंबर 1 द मॉडर्न ऑफिस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है रिलेशन ऑफ ऑफिस विद अदर डिपार्टमेंट्स। अब जो हमारा ऑफिस है और जो हमारे इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, किस तरीके से एक ऑफिस का रिलेशनशिप है बाकी सभी डिपार्टमेंट से, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो हम रिलेशनशिप देखेंगे एक ऑफिस और एक परचेज डिपार्टमेंट के बीच में। Purchase department has to ensure purchase of raw materials of high quality in right quantity at right price and at right time. तो जो हमारा परचेज डिपार्टमेंट होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? उसे इंश्योर करना होता है कि सारे जो रॉ मटेरियल है उसकी जो परचेज है वो टाइम पर हो रही है, सही प्राइस पे हो रही है। ये नहीं होना चाहिए कि जब मार्केट बिल्कुल हाई है तब आप जब मटेरियल है उसे प्रोक्योर कर रहे हैं। तो राइट प्राइस होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए, जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर आपकी क्वांटिटी कम होगी तो आपकी प्रोडक्शन के अंदर कमी रह जाएगी, और अगर आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लिया है तो भी आपको उसको स्टोरेज के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट प्राइस एज वेल एज हाई क्वालिटी। अब जो आपका रॉ मटेरियल है वो जैसी क्वालिटी का होगा आपका फिनिश प्रोडक्ट भी वैसी ही क्वालिटी का आएगा। आप एक बुरी क्वालिटी के रॉ मटेरियल से एक अच्छा फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो आपका जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी भी हाई होनी चाहिए। ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक परचेज डिपार्टमेंट की होती है। This requires inviting the tenders from the suppliers in the market, processing of these tenders so as to identify the most suitable supplier from whom the purchases are to be made. अब ये सारे जो एक्टिविटीज हैं इन्हें करने के लिए क्या होता है कि मार्केट से टेंडर्स बुलाए जाते हैं, उनके प्रपोजल्स मंगाए जाते हैं, जितने भी सप्लायर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो आपकी कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन टेंडर्स की जितनी भी आइडेंटिफिकेशन है उसे उसे किया जाता है कि कौन सा सप्लायर हमारे जो पूरा प्रोसेस है उसके अंदर सही बैठता है, कौन से सप्लायर से हमें हाई क्वालिटी मटेरियल मिल रहा है जितनी क्वांटिटी में चाहिए, जिस प्राइस पे हम लोग खरीदना चाहते हैं और उसी टाइम पे अवेलेबिलिटी हो। ये सारी जो चीजें हैं वो सारी देखी जाती हैं उस प्रपोजल के थ्रू। This needs a lot of correspondence with the suppliers which is carried out by the office people. अब ये जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो सारा प्रपोजल मंगाना, टेंडर्स फाइल करने, टेंडर्स को शॉर्टलिस्ट करना, बहुत सारी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर वो इन्वॉल्व होती है। आपकी कंपनी जो सप्लायर्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करती है, सप्लायर्स के जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको सबको रिप्लाई करना। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन रहता है। तो वो जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो कौन करता है? वो ऑफिस पीपल करते हैं। यहीं पे हमारा जो रिलेशनशिप की बात है कि ऑफिस और परचेज डिपार्टमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो पिक्चर में आता है। ऑल्सो ऑल द रिकॉर्ड्स अबाउट द सप्लायर्स अलोंग विद देयर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज मेंटेन्ड बाय द ऑफिस। अब जितने भी उस सप्लायर को लेकर रिकॉर्ड्स हैं कि अगर आपकी कंपनी ने एक बार उस सप्लायर के साथ डील किया तो उसने किस तरीके से परफॉर्म किया, उसने बाकी जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ अगर डील किया, उनकी कुछ इंफॉर्मेशन है, तो वो सारी जो इवैल्यूएशन है, सारा डेटा है, वो सारा जो है ऑफिस मेंटेन करता है। तो इस तरीके से जो ऑफिस है उसका एक परचेज डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप हमने डिफाइन किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ऑफिस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब हम देखेंगे कि ऑफिस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। In an organization which is into manufacturing, production department has to convert the raw materials into finished products. अब हमने ऊपर बात की थी कि जो परचेज डिपार्टमेंट है वो रॉ मटेरियल को खरीदता है। अब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर है तो वो क्या करेगी, उस रॉ मटेरियल को लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाएगी। वो किसका काम है? वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है। For discharging this basic duty, production department requires information about suppliers of raw materials.
about vendors of machines to be used in production, about the personnel working in the production department. अब अगर हमें एक रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उसके लिए काफी सारी चीजों की जरूरत होती है, काफी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि सप्लायर कौन है इस रॉ मटेरियल का, जो वेंडर है, ठीक है, जो वेंडिंग की मशीन्स हमारे पास प्रोडक्शन में यूज होने वाली हैं उनका वेंडर कौन है, ठीक है, पर्सनल वर्किंग कौन से लोग हैं जो उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं उनके बारे में डिटेल्स। तो जो सारी डिटेल्स हैं वो सारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए होती है। All this information is provided by the office as and when demanded by the production department. अब जो सारी इंफॉर्मेशन है वो कौन रखता है, वो ऑफिस रखता है, ऑफिस सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, और जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इसमें से किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है वो जाके ऑफिस से मांगता है और ऑफिस उसको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। On the other hand, office keeps records of daily, weekly and monthly production, raw materials issued, used and in hand, and the quantity of scrap resulting from the production. ये इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के साथ साथ जो हमारा ऑफिस है वो और भी काफी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि डेली कितनी प्रोडक्शन हुई, वीकली कितनी प्रोडक्शन हुई, मंथली कितनी प्रोडक्शन हुई, कितना मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया गया है, कितना अभी स्टॉक में मटेरियल पड़ा है, कितनी ज्यादा जो प्रोडक्शन जब हुई तो उसमें से कितना मटेरियल था जो और वेस्ट हो गया, वो सारा जो भी रिकॉर्ड है वो सारा ऑफिस मेंटेन करता है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफिस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ऑफिस एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट की, ठीक है। The objectives of finance department are to ensure availability of adequate capital at minimum possible cost, administration of capital, appropriate of profits and preparing financial statements which depict true and fair view of financial position of the organization. अब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो होता है, हमारा फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहली बात तो जो पैसा है वो अवेलेबल होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, और कम से कम कॉस्ट पे, मतलब अगर आप कहीं से इंटरेस्ट पे लेके आ रहे हैं या किसी भी तरीके से जो कैपिटल मेंटेन हो रही है वो मिनिमम कॉस्ट पे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो सारी कैपिटल को एडमिनिस्टर कर रहा, आपको एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए कि कौन सी अमाउंट कहाँ से आई, कहाँ यूज हुई, पूरा का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स हैं वो अप्रोप्रिएटली कैलकुलेटेड होने चाहिए, ठीक है, और जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है, बैलेंस शीट्स बननी है, वो सारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक बहुत प्रॉपर और फेयर व्यू होना चाहिए जिससे देख के ये पता चले कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ओवरऑल क्या है। तो ये ओवरऑल जो है हमारे गोल्स होते हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। For performing these functions, finance department is always in need of information about financial markets, about vendors from whom assets are to be acquired, and about vouchers based on which transactions are recorded in the books of accounts. अब ये जो हमने सारी चीजें गिनाई कि जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्हें परफॉर्म करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट कैसे चल रही है, कौन से वेंडर्स हैं जिनसे हम चीजें खरीद रहे हैं, ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल है चाहे वो मशीनरी है, ऐसे कौन से वाउचर्स हैं जिनके ऊपर जो है हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो लॉग हो रही है अकाउंट्स बुक्स में। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वाउचर्स हैं, जितना भी काम है ये सब किसके पास होता है, ये सब कुछ ऑफिस के पास होता है और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को आगे देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफिस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब हम बात करेंगे कि जो ऑफिस है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को किस तरीके से हेल्प करता है। Marketing department of any organization is primarily responsible for creating the demand for the products of the organization and satisfying of the demand to the delight of the customers. अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या काम होता है, उसका काम ये होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनकी डिमांड हो मार्केट में, तभी आप वो प्रोडक्ट सेल होगा और तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पैसा आएगा। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के लिए वो बाहर जाके डिमांड क्रिएट करें और जितने भी आपके जो कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाइड रखें। दिस रिक्वायर्स कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च एंड मेंटेनिंग क्लोज एलिएशन विद स्मॉल एज वेल एज पोटेंशियल कस्टमर्स। अब ये करने के लिए, डिमांड क्रिएट करने के लिए वो बहुत सारे जो है रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, बहुत सारे कैंपेन्स चलाते हैं, डिफरेंट कैंपेन्स चलाते हैं, डिफरेंट चीजों से वो उसको जो है प्रमोट करते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं और जितने भी उनके पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उनका डेटा रखते हैं,
ठीक है, उन्हें कैसे पता कि ये जो कस्टमर है कौन इंटरेस्टेड होगा? उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट की, उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको ये फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप हमें अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए, ठीक है? तो फ्री प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, वो आपको बताएंगे कि कौन-कौन से जो इंजन्स हैं वो अच्छे परफॉर्म करते हैं मार्केट में, उसके 1-2 पेजेस की डॉक्यूमेंट्री है, हम फ्री में दे रहे हैं, आप अपना ईमेल आईडी दीजिए, हम आपको मेल कर देंगे। तो उससे क्या पता चलता है, जिन लोगों ने वो फ्री वाउचर लेने की कोशिश की है कि उन लोगों को इंजन्स में इंटरेस्ट है, ठीक है? तो इससे ये पता चला कि वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको लेके कैंपेन्स चलाए जाते हैं। तो जो सारा जो डेटा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज द ऑफिस स्टाफ हु प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस मार्केटिंग प्रोग्राम्स। ये जो सारा डेटा है वो ऑफिस मेंटेन करता है। अगर आपको एक न्यू कैंपेन लॉन्च करना है, आपकी कंपनी का एक नया प्रोडक्ट निकाला है, पर जो आपका नया प्रोडक्ट है वो उसी इंडस्ट्री को लेके है। अगर आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री कार मैन्युफैक्चरिंग की है आपकी, तो आपने एक नया मॉडल निकाला, तो आपको पता है कि जो लोग कार्स में इंटरेस्टेड हैं, एक हाई लेवल, जो अगर आपने बहुत ही हाई एंड कार निकाली है, तो आपको पता है कि आपको कौन सा कस्टमर बेस है जो उतनी हाई एंड कार को खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है, इंटरेस्ट रखता है। तो जो सारा डेटा है ये ऑफिस के पास होता है। तो जितनी भी मार्केटिंग कैंपेन्स बनेंगे नए, आप वैसे सिमिलर कस्टमर्स को अप्रोच करने के लिए वो डेटा जो है ऑफिस से लेंगे। तो इस तरीके से जो ऑफिस है वो हेल्प करता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। Also, the office people attend to various queries and complaints of the customers. अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो B2C होती है, उसके अंदर जो कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, स्पेशली अगर B2C की बात करें तो बहुत ज्यादा जो है कस्टमर क्वेरीज और कंप्लेंट्स रहती हैं जिन्हें अटेंड करना पड़ता है। तो वो सारा का सारा काम ऑफिस करता है। Whenever a customer wants to place any order, he contacts office people who maintain proper record of the same, and necessary vouchers are prepared and sent to the customers when the order is एग्जीक्यूटेड। अब कोई भी अगर आपको प्लेस करना है ऑर्डर, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग की ही बात ले रहे हैं, अगर वो B2C आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको आपकी कार बुक करनी है, तो आप किसे कॉल करेंगे? आप ऑफिस, जो वहाँ पे ऑफिस में डेडिकेटेड लोग बैठे हैं, वहाँ पे आपकी कॉल जाती है और वो आपसे आपका ऑर्डर लेते हैं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और जैसे ही आपका जो ऑर्डर है वो प्रोसेस होता है, बुकिंग होती है या वो कार अवेलेबिलिटी हो जाती है, वो आपको कम्युनिकेट करते हैं। तो जो सारा प्रोसेस है वो कौन करता है? वो ऑफिस के लोग करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो हेल्प करता है, वो हेल्प किया जाता है बेसिकली ऑफिस के द्वारा, ऑफिस से मटेरियल लेके। तो अभी तक आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि हमारा कोई भी डिपार्टमेंट है वो ऑफिस से कैसे रिलेटेड है। ऑफिस जो है वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है और हर डिपार्टमेंट को किसी ना किसी रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती ही है उसके ऑब्जेक्टिव्स के लिए, तो वो ऑफिस से आते हैं। ये रिलेशनशिप रहता है हर डिपार्टमेंट का ऑफिस के साथ, क्योंकि ऑफिस ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स अप टू डेट रहते हैं, प्रॉपरली मॉनिटर्ड रहते हैं, और सारा का सारा जो फ्लो है पूरे डिपार्टमेंट्स का वो सिंक में रहता है। अब ऑफिस ने जो सप्लायर्स की लिस्ट हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दी है, वही उसने परचेज डिपार्टमेंट को दी है, ठीक है। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगी वही मार्केटिंग में जाएगी। तो कहीं से भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती है, इसलिए एक सेंट्रल यूनिट जो हमारा ऑफिस है वो सब कुछ मेंटेन करता है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट हमारे पास जो है वो है एक रिलेशनशिप बिटवीन ऑफिस एंड पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट क्या है? लोगों का डिपार्टमेंट, कि कितने लोग हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जिसे हम सिंपल शॉर्ट में बोलते हैं HR डिपार्टमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग एफिशिएंट वर्कफोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन एडिक्वेट नंबर्स। अब जो HR डिपार्टमेंट है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर लोगों को लेके आए, नए हायर्स को लेके आए, ठीक है। ये मेंटेन करे कि आपको जितना काम है आपके ऑर्गेनाइजेशन में उतने आपके पास लोग भी हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में से लोग निकलते जा रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, आप नए लोग लेके नहीं आ रहे हैं, आपका जो काम है वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आपके पास लोग ही नहीं है काम करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए। ये सारा जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो HR डिपार्टमेंट की है, कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका नंबर सही होना चाहिए, कि जितनी आपको लोगों की जरूरत है और जितने भी लोग आपकी कंपनी में हैं वो सभी खुश हैं, उनकी प्रॉपर टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी HR डिपार्टमेंट की होती है। Office people render valuable help to the personnel department at the time of recruitment, selection, training and development of the employees. अब जो ऑफिस है उसके पास सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, वो बहुत हेल्प करता है हमारे HR डिपार्टमेंट की। जब भी रिक्रूटमेंट करनी होती है, नए हायर्स को लाना होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उनकी ट्रेनिंग करानी है, जो एम्प्लॉयज हैं
उन्हें नई जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो भी आपकी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड जो भी नई चीजें आ रही हैं मार्केट में, उससे अवगत करने के लिए भी जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसमें भी बहुत ज्यादा जो है ऑफिस हेल्प करता है. All the records of each and every employee right from the date of his joining till the date of his retirement, resignation और डेथ आर मेंटेन इन दी ऑफिस. अब जिस दिन से आपका वो एम्प्लॉय जो है वो कंपनी के साथ इंटरेक्शन में आता है, उस दिन से लेके आखिरी दिन तक, ठीक है, जब तक उसका उस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, सारा जो रिकॉर्ड है उस एम्प्लॉय का वो सारा ऑफिस मेंटेन करता है. These records may relate to the provident funds, gratuity, annual increments, performance records, promotions, transfers of the employee. अब वो किस तरीके के रिकॉर्ड्स होते हैं? प्रोविडेंट फंड हो सकता है, ग्रेचुटी हो सकता है, एनुअल इंक्रीमेंट्स हो गए, उसका कैसा उसने परफॉर्म किया, प्रमोशन, ट्रांसफर्स, जितनी भी चीजें हो सकती हैं एक एम्प्लॉय को लेके वो सारी मेंटेन की जाती हैं ऑफिस के द्वारा. एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफिस एंड HR डिपार्टमेंट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑफिसेस. एंड आई वुड से कि ये थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. आपको आपके जो अभी एग्जाम्स होंगे, सेशनल्स होंगे, या जो भी आप उन्हें बुलाते हैं उसमें आ सकता है. ठीक है, तो ये ध्यान से टॉपिक देखेंगे. और जितने भी ऐसे चार्ट्स होते हैं ना, उन्हें ट्राई किया कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि आपको बाद में रेफर करने में भी इजी रहते हैं और आपको पॉइंट्स याद करने में भी इजी रहता है कि अगर मैंने टाइप्स ऑफ ऑफिसेज की बात की है तो इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और उनकी क्या क्या सब कैटेगरीज हैं या एग्जाम्पल्स हैं. और अगर सेम चीज अगर आप अपने एग्जाम में ड्रॉ करके आते हैं रादर देन राइटिंग इन पॉइंट्स, तो जो टीचर है जिन्होंने एग्जाम चेक करना है उनके लिए कन्वीनियंट भी है और अपीलिंग भी है. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से और फिर हम लोग आगे देखते हैं. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ ऑफिसेज की बात करेंगे. जो टाइप्स ऑफ ऑफिसेज हैं वो किस किस चीज के ऊपर बेस्ड होते हैं, मतलब किन क्राइटेरियाज के ऊपर हम उनको सेग्रीगेट करते हैं. सबसे पहले आता है फंक्शन, कि वो जो हमारा ऑफिस है वो किस टाइप का फंक्शन जो है कर रहा है, उसके बेसिस पे हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं. लोकेशन के बेस पे कि वो किस तरीके की लोकेशन के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, वो उस, चलो इसके बारे में बात करते हैं. उसके बाद आती है लीगल रिक्वायरमेंट्स, कि वो किस तरीके की लीगल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, कैसी लीगल रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करता है. एंड नेक्स्ट आती है प्लेस. ठीक है, तो अब इसके अंदर एग्जांपल्स देखते हैं. फंक्शन की बात करें तो एक हमारा हेड ऑफिस होता है और एक हमारा ब्रांच ऑफिस होता है. ये इसकी दो सब कैटेगरीज हो गई कि एक हमारा हेड ऑफिस है जिसके अंडर जो है ब्रांच ऑफिस आता है. उसी तरीके से लोकेशन की बात करें तो एक हमारा रीजन का ऑफिस होता है और एक हमारा लोकल ऑफिस होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लीगल रिक्वायरमेंट्स. एक होती है रजिस्टर्ड ऑफिस और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस. ये दोनों जो है अलग अलग चीजें जो है हैंडल करता है. उसके बाद अगर हम प्लेस की बात करें तो एक होता है फिक्स्ड ऑफिस जो एक ही जगह पे जो है फिक्स्ड है एक बिल्डिंग के अंदर. एक होता है मोबाइल ऑफिस जो कि फिक्स नहीं है एक जगह के ऊपर. मोबाइल मीन्स चलता फिरता, ठीक है, जो मूवेबल है उसे हम मोबाइल ऑफिस बोलते हैं. तो ये हमारी जो है कैटेगरीज हैं और हम इन्हीं सब के ऊपर अभी थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डिटेल पढ़ेंगे. अब इसके अंदर क्या है कि एक तो आपसे पूछ रहा था कि टाइप्स ऑफ ऑफिसेज बता दीजिए, तो उसके अंदर आप ये डायग्राम बना के इन सब के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं. और अगर आपको सिर्फ 2 मार्क्स में पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑफिसेज बता दिए तो इतना चार्ट भी आपके लिए काफी है. ठीक है, अब एक एक करके इनको देखेंगे कि अगर हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है. चलिए आगे देखते हैं. ओके, सो टाइप्स ऑफ ऑफिसेस. सबसे पहले हमारे पास है बेस्ड ऑन फंक्शंस. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड एन ऑफिस कैन बी क्लासिफाइड एज हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस. अब जो हमारा ऑफिस है वो किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस के ऊपर हम ऑफिस को दो हिस्सों में बांटते हैं, हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस. हमने ये पहली स्लाइड में भी देखा है. When the size and scale of business expands over vast geographical area, it has to establish branches in different places. अब अगर आप अपना जो बिजनेस है वो एक छोटे से एरिया में कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, पर जैसे ही आपका जो बिजनेस है वो एक्सपैंड करता है, आपका जो स्केल है वो बढ़ता है बिजनेस का, वहीं पे आपका जो ऑडियंस साइज है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप एक ऑफिस से काम नहीं चला सकते. आपको बहुत सारे एरियाज में अपनी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस खोलनी पड़ती हैं. ठीक है, डिफरेंट जगहों के ऊपर. The head office as parent office has to coordinate the functioning of the branch offices. अब उसमें क्या होगा कि एक आपका मेन ऑफिस होगा जिसे आप बोलते हैं हेड ऑफिस, और बाकी के जो ऑफिसेज होंगे वो आपकी ब्रांचेस होंगी डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज के अंदर. जो आपका हेड ऑफिस होगा वो सारे ब्रांचेस के जो ऑफिसेज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा. अगर मुझे एग्जांपल देनी हो तो आप बैंक की बात कर सकते हैं. बैंक का एक हेड ऑफिस होगा
और बाकी सारे जो लोकेलिटीज हैं वहां पे उनका ब्रांचेस होती हैं। तो जो उनका मेन ऑफिस, हेड ऑफिस है, वो सारी ब्रांचेस के साथ कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफिसेज ऑन द अदर हैंड हैव टू रिपोर्ट बैक एंड गेट नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस तो कोऑर्डिनेट करता ही है ब्रांच ऑफिसेज के साथ साथ, वहीं पे जो हमारे ब्रांच ऑफिसेज हैं उन्हें भी जो है पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्टिंग हेड ऑफिस को करनी पड़ती है। हर चीज की जो खबर है वो हेड ऑफिस को देनी होती है और हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस लेनी होती हैं किसी भी टाइप के ऑपरेशन के लिए, कि जो ब्रांच ऑफिस है वो किस तरीके से ऑपरेट करेगा, वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो है हेड ऑफिस से आती हैं। Such communication between the head office and the branch offices enables the head office to establish coordination. अब जो ब्रांच ऑफिसेज हर टाइम टू टाइम जो है इंस्ट्रक्शंस लेते रहते हैं, इसके साथ जो हेड ऑफिस है उसे बहुत ज्यादा मदद मिलती है और इसी के साथ जो है वो पूरे सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेशन बना के रख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन लोकेशन। On the basis of location, an office can be classified into two categories as regional office and local office. अब जो हमारी लोकेशन के बेसिस पे जो है एक रीजनल ऑफिस हो गया और एक लोकल ऑफिस हो गया। The regional office is the office which caters to the needs of a particular region, or in other words, it looks after the business operations of one particular region, whereas a local is the office which remains confined to look after the operations of a business at a local level. अब जो हमारा रीजनल ऑफिस है, जैसे उसका नाम है, तो वो एक रीजन के अंदर जो है चेक करता है और काम करता है, सारे बिजनेस ऑपरेशंस को मेंटेन करता है। वहीं पे अगर हम एक लोकल ऑफिस की बात करें तो जिस एरिया को वो कंफाइन करता है, जिस एरिया के अंदर वो वर्क करता है, जिसके ऑपरेशंस और बिजनेस को वो देखता है, वो लोकल लेवल के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन सिर्फ यही है कि लोकेशन के साथ वो किस तरीके से डिफर करता है। चलिए आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब लीगल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस के ऊपर जो हमारे ऑफिस की क्लासिफिकेशन है वो दो हिस्सों में होती है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। अ रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सम लीगल लेजिस्लेशन। अब जो लीगल हमारे जो लेजिस्लेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो कुछ ऐसी चीजें हमें दी गई हैं जिसके लिए हमें एक रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कंपनीज एक्ट 1956 है उसके अकॉर्डिंगली हर जो हमारी एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, जिसके ऊपर पब्लिक का या गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं उस ऑफिस के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं, कॉरेस्पॉन्ड कर सकती हैं उस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। ठीक है, और वहीं पे एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इज अ सेटअप नॉट एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है वो किसी लीगल रिक्वायरमेंट के लिए सेटअप नहीं किया जाता, but it is to do control and supervise the different business operations of a particular place or region. But जो हमारा administrative ऑफिस है वो इसलिए होता है कि ओवरऑल जितनी भी कोऑर्डिनेशन बिठाई जानी चाहिए किसी भी प्लेस या किसी भी रीजन के ऑफिस के बीच में, क्योंकि अब जो जितने भी ये ऑफिस हैं ये एक दूसरे में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, एक दूसरे को कैसे जो है इनका लुक आफ्टर कैसे होगा, उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है। और जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है वो हमारे लीगल पर्पसेस के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्लेस। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एन ऑफिस कैन बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड और मोबाइल ऑफिस। प्लेस के ऊपर जब हम बात करते हैं तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि फिक्स्ड मतलब कि एक ही जगह पे स्थिर है, और जो मोबाइल है उसका मतलब हुआ कि वो एक जगह पे फिक्स नहीं है, वो मूवेबल है। Fixed office is the office that remains stationary and is confined to one particular place. Traditional office were fixed, but due to revolution in the field of information technology, there is widespread use of internet and mobile phones. अब जो पहले हमारे ट्रेडिशनल ऑफिसेज होते थे वो एक बिल्डिंग होती थी जिसके अंदर आप जाके लाइन में खड़े रहते थे घंटों के लिए, कोई आपको सुनता नहीं था, फिर आपकी टर्न आती थी, वो सब जो थे वो थे हमारे फिक्स्ड ऑफिसेज। अब क्या है, जैसे जैसे आईटी के अंदर जो है इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, इतनी चीजें चेंज हो रही हैं, तो आपके जो रेवोल्यूशन आई है आईटी में उससे क्या हुआ कि अब बहुत से जो ऑफिसेज हैं, जितनी भी डेटा है, डिटेल्स हैं, वो इंटरनेट के ऊपर मूव हो गई हैं और आप मोबाइल फोन्स के साथ जो है उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो डेटा है वो सारा मूवेबल डेटा है, इसलिए वो सारा जो है मोबाइल ऑफिस के अंदर आ जाता है। Hence, there is no need to keep the office stationary. Offices can be on the move as per the requirements or the circumstances. तो इंटरनेट की वजह से क्या हुआ कि आपको जितना भी रिकॉर्ड था या जो आपका ऑफिस था आपको एक जगह पे बना के नहीं रखना है, क्योंकि वो पेपर्स पे नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन फाइलों में बंद नहीं है, वो इंटरनेट के ऊपर है, तो वो कहीं पे भी आप उसको मूव कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से या इंटरनेट की मदद से।
तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ऑफिसेज जो कि इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप प्लीज रिवाइंड करके टॉपिक को दोबारा देख लीजिए, एंड अदरवाइज चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑफिसेज। अब जो हमारे ऑफिसेज थे, जैसे कि अभी हमने बात की कि ट्रेडिशनल ऑफिस थे, पहले एक जगह पे थे, अब ऐसे हो गए हैं, तो किस तरीके से हमारे जो ऑफिसेज है उनके अंदर इवोल्यूशन आई है, कैसे कैसे चेंज आया है, और कौन सी चीजें थी, कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो चेंज आया, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। So, office work has increased in its length and its breadth in present time because of expansion of economic activities. अब जो हमारा ऑफिस का काम है वो पहले कम हुआ करता था, पर अब जो ऑफिस का काम है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर, क्योंकि जो हमारी एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा जो है एक्सपेंशन आया है, वो बहुत ज्यादा वाइड हो गई हैं। एंड इंक्रीज इन डॉक्यूमेंटेशन, और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे कि क्या, सबमिशन ऑफ रिटर्न्स अंडर वेरियस लॉज, जितने भी हमारे रिटर्न्स जो हैं सबमिट होती हैं, जो वो बहुत सारे जो है उसको लेके लॉज आ गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन बढ़ गई और ऑफिस का काम बढ़ गया। गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड लेजिस्लेशंस टू रेगुलेट वर्किंग आवर्स जो है वो रेगुलेट हो गए, लीव्स रेगुलेट हो गई, पेमेंट ऑफ वेजेस, बोनस एक्सेट्रा, attendance, payment of taxes, leave of value added tax and excise duty, provident fund, ESI etc. इतनी सारी चीजें, इतनी सारी पॉलिसीज हैं, इतने सारे लॉज बना दिए गए हैं, इनैक्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है और जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की एक्सपेंशन है, उसकी वजह से जो ऑफिस का काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। To comply with these regulations, enterprises are under legal obligation to maintain records and file periodical returns. अब इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है उनके ऑब्लिगेशन है, उनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि उनको सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सही से टाइम से मेंटेन करने पड़ेंगे और सारी जितनी भी रिटर्न्स हैं वो टाइम से फाइल करनी पड़ेंगी। With the increase in business activities, management needs more and more information for planning, decision making and control, which has resulted in growth of office work. अब इससे क्या हुआ कि जो बिजनेस एक्टिविटीज थी और वो बढ़ गई और सारी की सारी जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है ताकि इन सारे टास्क को अच्छे से प्लान कर सके, उनके बारे में डिसीजन ले सके और अपना कंट्रोल बना सके, ठीक है, ताकि जो उनका ऑफिस का जो वर्क है उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आ पाए, वो और ग्रो कर पाए एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारा जो वर्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया ऑफिस के लिए। This growth in the office work and number of office workers is due to various reasons. अभी जो ग्रोथ आई है, ठीक है, ऑफिस वर्क के अंदर भी और नंबर ऑफ ऑफिस वर्कर्स भी। अब जब काम बढ़ेगा ऑफिस का तो जो ऑफिस के लोग हैं, जो जो वो काम करेंगे वो ऑफिस के अंदर बढ़ेंगे, आपको और ज्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें दो हुई हैं, ये क्यों हुई हैं, ये काफी सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स पे नजर लगाएंगे एक बार। अब हम देखेंगे फॉलोइंग फैक्टर्स और रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑफिस वर्क, कि जो ऑफिस वर्क है उसमें जो ग्रोथ आई है, जो वो बड़ा है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से रीजंस हैं। Awareness and need for timely and proper information for decision making by management is responsible for growth of office work. जैसे अभी हमने पीछे एक पैराग्राफ में बात की थी, उसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करके बता रहे हैं कि जितनी अवेयरनेस है और ये पता है कि टाइम से और प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो हमें अच्छी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी हमारी मैनेजमेंट को, जिससे क्या है पूरी एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ग्रोथ हो सकेगी। तो इसके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए और इसी की वजह से जो ऑफिस का वर्क है उसके अंदर बढ़ाया है, वो ग्रो हो गया है। नीड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मार्केटिंग सेक्टर, मैंने आपको पहले बताया था कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको किस तरीके से सारे डेटा की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हैज कॉज ग्रोथ इन वर्क रिलेटेड टू डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्ड मेकिंग। तो जितना भी वो सारा डेटा है वो कहाँ कलेक्ट हो रहा था, कौन दे रहा था, वो सब ऑफिस कर रहा था, तो उसकी वजह से भी जो ऑफिस का काम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बिजनेस हैज कॉज द ग्रोथ ऑफ ऑफिस वर्क, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा बिजनेस है, जैसे वो एक्सपैंड करता है, जितना वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, वैसे वैसे जो ऑफिस का वर्क है वो बढ़ता जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज द ऑफिस वर्क ग्रोज एट ज्योमेट्रिकल रेट, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएगी, जितनी बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से ऑफिस का काम जो है, वर्कलोड जो है वो भी बढ़ता जाएगा। With the increasing importance of service sector like banks, insurance, advertisement companies, etc., office work has grown. अब जैसे जैसे हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो बढ़ने लगा है,
उसी के साथ साथ जो हमारा ऑफिस का वर्क है वो भी बढ़ने लगा है। ठीक, क्योंकि अब इनको, और अब जैसे अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लीजिए, जैसे जो बैंक्स है वो और ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर और ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं और ज़्यादा डिमांड्स आ रही हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो ऑफिस वर्क बढ़ गया। इंश्योरेंस कंपनीज जैसे हमारी सर्विस देती है, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इंश्योरेंस ले रही है। इंश्योरेंस की सारी जितनी भी फाइलिंग्स हैं, उनके जितनी भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, उनके जो हमें टाइम टू टाइम जो है स्टाइपेंड्स देने पड़ते हैं, हमें उनकी सारी जो भी जिसे हम किश्त बोलते हैं, आपको वो भरनी पड़ती है, एसआईपीज हो गई, तो बहुत सारी चीजें हैं वो सारी हमें करनी पड़ती हैं। Failure to modernize and mechanize office work has caused growth in office work. अब क्या हुआ कि जैसे-जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई, तो हमारा जो ऑफिस का काम था, हम अगर उसे मॉडर्नाइज़ नहीं कर पाए, मतलब अगर अब हम अभी भी उसको पेपर पे काम कर रहे हैं, आपने उसको डिजिटलाइज़ नहीं किया या आप उसको मैकेनिकल उस पे नहीं डाल पाए हैं कि वो अपने आप से आधी चीज़ें परफॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएँ। जैसे कि अगर डेटा लेने की बात करें मार्केट से, ठीक है, आप गूगल फॉर्म्स या इस तरीके के कोई भी फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपका डेटा ऑटोमैटिकली एक एक्सेल शीट में बन के आ जाएगा। वहीं पे अगर एक पर्सन को वो बनाना पड़े, नोट करना पड़े कॉपी से देख-देख के, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जितनी भी मॉडर्नाइज़ेशन और मैकेनाइज़्ड वाली चीज़ें आई हैं, अगर आप वो नहीं कर पाए हैं, तो उसकी वजह से आपका ऑफ़िस का जो वर्क है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। There has been a tendency to introduce new procedures and routines without eliminating and simplifying old routines and procedures. काफ़ी कंपनीज़ में क्या होता है ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर कि आप अपने नए मेथड ले तो आते हैं, पर आप अपने जो पुराने मेथड्स हैं उन्हें बंद नहीं करते, या फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रेन नहीं करते कि वो नए मेथड्स को एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। तो उनको ईज़ी लगता है कि जो ओल्ड मेथड्स हैं, जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दीजिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपका ऑफ़िस का काम जो है वो बढ़ा रहता है। With the result, more and more employees are employed for office work, which has resulted in inefficiency. अब जब आपका ऑफिस का काम जो है वो बिखरा रहेगा, बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा रहेगा, तो आप क्या करेंगे? आप और लोगों को हायर करेंगे, तो आप और लोग हायर करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी वर्कफोर्स बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा सैलरीज़ देनी पड़ती हैं और जो ऑफिस का वर्क है, वो सारा जो है इनएफिशिएंसी में चला जाता है। Legal formalities under various laws and regulations make it obligatory to file returns, prepare statements, keep records, and furnish them to various government agencies and departments. This has increased office work. और किस वजह से हमारा ऑफिस वर्क बढ़ा है? जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, जैसे हमने अभी बात की कि बहुत सारे लॉज आ गए हैं, उसकी वजह से फाइल करो, स्टेटमेंट्स दो, रिकॉर्ड्स रखो, फर्निश करो, ये सारी जो चीजें हैं वो कुल मिला के आपका जो ऑफिस का वर्क लोड है वो बढ़ा देती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने कवर की बहुत सारी चीजें, स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था टाइप्स ऑफ ऑफिसेस। आई होप आपको सारी जो वीडियो है वो हेल्पफुल रही होगी, आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। आपको हर बार जब भी एक नई वीडियो में अपलोड करूंगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको इजी रहेगा ट्रैक करना। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।